Okay, can I start? Yes, ma'am. Okay. Okay, students, you can see from this aorta arises the right coronary artery and the left coronary artery. Okay, this is the left coronary artery. You can see. Wait, I will on my pointer. This is the left coronary artery. Okay, this left coronary artery arises from the left side of the aorta, and this is the right coronary artery which arises from the right side of your aorta. Okay. Hello, are you all listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. What are the two main branches of right coronary artery? The right coronary artery will give an acute right marginal branch and a posterior descending artery. This posterior descending artery is very important. Why? Because this posterior descending artery will go and it will supply the blood to your interventricular septum, posterior part of the artery will supply the blood to the posterior part of your interventricular septum. और जो right coronary artery होती है हमारे पास उसमें यही होता है कि आपके पास जो मेन उसकी ब्रांच जो है वो posterior descending artery है. ठीक है, तो आपके पास जो posterior descending artery है उसका काम ये है कि वो आपकी इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है जो बिटवीन दी आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसका एक पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको ये सप्लाई करती है. ठीक है, मेन इसकी सप्लाई उधर ही होगी. अब जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी it will divide into the two main branches. Okay, this what is this is the left circumflex artery. It will go behind your heart, okay, to the posterior surface, and this is the left anterior descending. As the name indicate, right में आपको कह रही है posterior और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है उसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग. तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है असल में वही आपका एक मेन जो सेप्टम है जो आपके पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वही सबसे ज्यादा कामकारी होती है और उनकी वॉल्स थिक होती है. तो जो मोस्टली ब्लड होता है वो कहाँ जाना चाहिए? वेंट्रिकल्स में जाना चाहिए. तो जी, तो फिर आपके पास जो ये एज द नेम इंडिकेट्स the posterior descending artery will supply the posterior part of the interventricular septum and the left anterior descending will supply the blood to the anterior part of the interventricular septum. Am I clear? Yes, ma'am. और जो ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये आपके पास पोस्टीरियरली जाती है हार्ट के और ये ब्रांचेस देती है. ये कुछ अब पोस्टीरियरली टर्न अराउंड करके आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट जाती है. ये फिर आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ब्रांचेस देती है, उसको भी ब्लड सप्लाई देती है और कुछ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी ये ब्रांचेस देती है. लेकिन जो मेन ब्रांचेस होती है वो आपकी हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग होती है और एंटीरियर डिसेंडिंग होती है. ठीक है, ओके मैम. ठीक है. ये आपको टू मेन आर्टरीज जो है ये क्वेश्चन भी आता है यूएचएस में कि व्हाट आर दी टू मेन आर्टरीज ऑफ राइट कोरोनरी और लेफ्ट. पहले कोरोनरी आर्टरीज की टाइप्स पूछते हैं और फिर उनकी ब्रांचेस पूछते हैं. ओके, और जो अच्छा अब जो असल में हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना टू दी ऐसे नोट, क्योंकि ऐसे नोट मैंने आपको बताया कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल सेल्स. ठीक है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच विल इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स. तो अगर ये सेल्स है तो इनको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए. तो एक ब्रांच हमारे पास ऐसे नोट में जाती है. ठीक है, फिर एक हमारे पास इसकी जो ब्रांच है वो जाती है एवी नोड को. ओके, और व्हाट इज दिस कोनस? कोनस जो ब्रांच है हम वो जाती है हमारे पास राइट वेंट्रिकल को. सो वी कैन से द राइट कोरोनरी आर्टरी विल डिवाइड इनटू 5 ब्रांचेस. कैन समबडी नेम? किसी को नेम्स पता है? मैं बताऊं या कोई बताएगा? आप ही बता दें. अच्छा, देखिए, एक होती है कोनस ब्रांच विच विल सप्लाई टू द राइट वेंट्रिकल, फिर ब्रांच टू एसए नोड, ब्रांच टू एवी नोड एंड
पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो मैंने अभी ये देखें, ये कर्सर में आपको, ये इसमें ज्यादा क्लियर है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और वन मार्जिनल ब्रांच होती है। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है। फिर इसके बाद लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ये देख लें, यहाँ ज्यादा क्लियर है, ये मैम लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ये मार्जिनल ब्रांच की तरह सप्लाई करती है। ये है ना, ये राइट मार्जिनल ब्रांच है ना, ये देखिए ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये जो इसकी राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसकी टू मेन ब्रांचेस हैं, ये राइट मार्जिनल है, ये आपके पास लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को भी देगी, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल के साथ साथ एक्यूट, इसकी एक एक्यूट एंगल पे एक ब्रांच निकलती है जो आपके राइट वेंट्रिकल को देती है, और ये हमारे पास ये ब्रांच टू ऐसे नोड है। फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल को ये एक कोनस ब्रांच भी आती है, और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग जो है, ये आपकी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी राइट वेंट्रिकल को देती है, राइट एट्रियम को देती है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी देती है, ठीक है। ये 5 जो है ना मेन ब्रांचेस Conus होती है branch राइट सिर्फ ventricles को देती है? कोरोनरी जी। Conus branch सिर्फ ventricles को देती है? यार देखिए, जो ब्रांच, एक जो ब्रांच निकलती है ना किसी भी आर्टरी से, उसकी आगे से फिर और भी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हमने एक जो, अगर जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी हम कहते हैं इट विल सप्लाई टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेकिन अब देखिए वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो दोनों हार्ट के दोनों साइड्स डिवाइड करती है ना उसको, तो उसकी जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो उसको भी दे रही है। अब जो कोनस है ना, वो मोस्टली आपके राइट वेंट्रिकल को देती है, लेकिन उसमें से भी डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जो आगे पीछे, मतलब साइड आपका जो ऊपर ये होता है मसल राइट एट्रियम का, उसके पास भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो इसकी सप्लाई होती है ना, मतलब 90 to 95% वो राइट वेंट्रिकल को ही जाती है, ठीक है। ठीक है मैम। Yes, ma'am. Thank you. ओके, ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, आप देखिए इसमें हमारे पास ये 2 ब्रांचेस राइज करती हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, और फिर ये लेफ्ट हमारे पास आ जाती है एंटीरियर डिसेंडिंग। ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने में। ओके, अब देखिए व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस। कोरोनरी आर्टेरियल डोमिनेंस, it is defined as the vessel which give rise to the posterior descending artery. So जो हमारे पास posterior descending artery है वो कौन दे रही थी? Right artery. Right coronary artery. Yes, very good, ठीक है। तो जो posterior descending artery होती है, अगर वो राइट साइड से, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस जो है वो राइट साइडेड कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस क्या है, तो आपको उसमें ये कहना है, राइट साइडेड का मतलब है कि द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी विल अराइज फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए नीचे आप पढ़े, मोस्ट हार्ट्स, मतलब मोस्ट 80 to 85% राइट डोमिनेंट होते हैं। तो राइट डोमिनेंट का मतलब क्या है कि कोरोनरी आर्टरी, ओके, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज सप्लाइड बाय राइट को, लेकिन 15 to 20% हार्ट्स में जो होता है हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो आपके पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी अराइज कर रही होती है, मतलब उसमें हम कह देते हैं कि ये को डोमिनेंट है, कि राइट कोरोनरी आर्टरी से भी एक पोस्टीरियर ब्रांच आ रही होती है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी एक ब्रांच जो है सर्कमफ्लेक्स से वो जाती है, और वो भी हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टीरियर पार्ट को देती है। अंडरस्टैंड? यस Yes, ma'am. ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग को कहीं ना कहीं ये मोस्टली जो है ये आपके एमसीक्यूज में इस तरह के 4-5 एमसीक्यूज इकट्ठे बने होते हैं, और फोर्थ ईयर में तो ये पूरा एक जो है ना आपके उसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया होता है कि व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब ये जो आपके कोई कॉन्सेप्ट्स अगर रह गए हैं तो आप इसको देखें। Your heart is an extraordinary machine. During your lifetime, your heart's muscular walls pump blood into blood vessels branching throughout your body. Your heart has 4 chambers. 2 upper chambers, called the left and right atria, and 2 lower chambers, called the left and right ventricles, contract in a steady rhythm known as your heartbeat. During a normal heartbeat, blood from your tissues and lungs flows into your atria, then into your ventricles.
Walls inside your heart, called the interatrial and interventricular septa, help keep the blood on left and right sides from mixing. Two valves sit like doors between your atria and ventricles to prevent blood from flowing backward into your atria. The tricuspid valve opens into your right ventricle, and the bicuspid valve, also known as the mitral valve, opens into your left ventricle. Strong, thin tissues, called chordae tendineae, hold your valves in place during the forceful contractions of your ventricles. Blood leaving the ventricles passes through another set of valves, the pulmonary valve between your right ventricle and pulmonary trunk, and the aortic valve connecting your left ventricle and aorta. In order to pump blood more efficiently, your heart muscle, called myocardium, is arranged in a unique pattern. 3 layers of myocardium wrap around the lower part of your heart. They twist and tighten in different directions to push blood through your heart. When special cells, called pacemaker cells, generate electrical signals inside your heart, the heart muscle cells, called myocytes, contract as a group. Your heart is divided into left and right halves, which work together like a dual pump. On the right side of your heart, deoxygenated blood from your body's tissues flows through large veins called the superior and inferior vena cava into your right atrium. Next, the blood moves into your right ventricle, which contracts and sends blood out of your heart to your lungs to gather oxygen and get rid of carbon dioxide. On the left side of your heart, oxygen-rich blood from your lungs flows through your pulmonary veins into your left atrium. The blood then moves into your left ventricle, which contracts and sends blood out of your heart through the aorta to feed your cells and tissues. The first branches off your aorta are the coronary arteries, which supply your heart muscle with oxygen and nutrients. At the top of your aorta, arteries branch off to carry blood to your head and arms. Arteries branching from the middle and lower parts of your aorta supply blood to the rest of your body. Your heart beats an average of 60 to 100 beats per minute. In that 1 minute, your heart pumps about 5 quarts of blood through your arteries, delivering a steady stream of oxygen and nutrients all over आपको ये your कोई concept body. clear Yes, हुई है? ma'am. Yes, ma'am. जी, जैसे आप लोग मायोकार्डियम का एक मेरे से स्टूडेंट पूछ रही थी, तो वो देखिए वही पेस मेकर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है? ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है ओवरव्यू ऑफ एंजियोग्राम और एंजियोग्राफ। देखिए, जिस तरह हम कोई भी एक्सरे लेते हैं, हम जो पेशेंट को चीज देते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमने उनको एक्सरे फिल्म दी है, यही कहते हैं ना? सो व्हाट इज एंजियोग्राफ और एंजियोग्राम? Both are same words. When the angiography is done, the film or the image of the blood vessels is called an angiograph or angiogram. आपके पास जो एक आर्टरीज की या वेन्स कर रहे हैं, वीनोग्राफी कर रहे हैं, आर्टीरियोग्राफी कर रहे हैं, जो इमेज ऑफ आर्टरीज या वेन्स आती हैं, जब आप उनमें कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करवाते हैं और एक्सरे से आप उनका इमेज लेते हैं, तो वो आपके पास जो इमेज होता है उसको हम कहते हैं इट इज एंजियोग्राम। ओके, the word itself consists of 2 Greek words, angio meaning vessel and graphy means to write or record. इसी तरह देखिए, angio का मतलब है vessel और what is angiography? Can somebody define? मैंने सबसे पहले define की थी angiography की definition. We can say that angiography is the radiographic examination of your body blood vessels. Simple. Okay? Yes, ma'am. The film or image of the blood vessels is called an angiograph or angiogram. अब आप इस डायग्राम में देखें, ये what is this?
दिस इज द इमेज ऑफ द हैंड, ओके, ये आपके हैंड का इमेज है जिसमें आपको ये डिजिट्स की तरफ जाती हुई ब्लड वेजल्स नजर आ रही हैं। ये आपकी ये सबसे पहला एक एंजियोग्राफ लिया गया था इन 1896 और इनमें मर्करी सॉल्ट जो है वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करवाई गई थी। The first angiogram was performed only after months after discovery of X-rays. Two physicians injected mercury salts into an amputated hand and created an image of the arteries. ठीक है, तो angiography is the radiographic examination of your blood vessels, and angiograph is the image or the film which you will give to the patient, और या जो आपके पास obtain होती है after performing angiography. Understand? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. What are the indications and contraindications? Indications का मतलब किसी को पता है कि what do we mean by indication? Indication का क्या Yes, मतलब ma'am. होता है? कोई जी बताएं? बताएंगी आप? Indications mean why we should have that exam, and I think so. Yes. This is the definition why we should have this exam. Reason to perform any procedure. यस यस यस, बिल्कुल। देखिए, आपके पास कोई पेशेंट किसी सिम्टम्स के साथ अपीयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अक्सर सुनते हैं कि उस पेशेंट की एंजियोग्राफी हुई है या वो पेशेंट एंजियोग्राफी के लिए गया है, तो हमारे पास मोस्टली होता है कि यार उसके हार्ट में कहीं ब्लॉक तो नहीं है, उसके हार्ट में कहीं आर्टरीज में कहीं प्लेग तो नहीं हो गया, मतलब हमारे पास फैटी डिपॉजिट्स तो नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं हो गया, कि हम फिर इंडिका मतलब ऐसे सिम्टम्स और साइंस जिनको हम देखते हुए कहते हैं कि हमने इस पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है। मतलब पेशेंट के सिम्टम्स और साइन, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये इसकी सारी साइंस और सिम्टम्स है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने इस प्रोसीजर की तरफ जाना है, ओके। अब देखें, व्हाट इज एन्यूरिज्म्स? कैन समबडी डिफाइन Yes, एन्यूरिज्म्स? ma'am. Outpouching of the blood vessels. Yes, or we can say as ballooning. Yes, ballooning of your blood vessel. Ballooning मतलब कि blood vessel balloon की तरह फूल जाना, ठीक है उसका। तो फिर हम जो है एंजियोग्राफी करते हैं, हम देखते हैं कि which part of your blood vessel जो है वहाँ पे एन्यूरिज्म है। और ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? ब्लॉकेजेस, और देखिए ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेजेस में फर्क है। ब्लड क्लॉट्स तो ये होते हैं कि आपका जो योर आर्टरी इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड विद अ ब्लड क्लॉट, ओके, देयर इज एक्यूमुलेशन और देयर इज अ थ्रोम्बस इन योर आर्टरी और वेन। लेकिन ब्लॉकेजेस में ये होता है कि देर मे बी अ फैटी डिपॉजिट्स इन योर हार्ट, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, कि उसमें ये होता है कि देर इज अ नैरोइंग, और नैरोइंग हो जाती है आपके पैसेज में, ब्लड वेजल में एक नैरोइंग हो जाती है, और ब्लड जो एक टिश्यू को अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 100% मिल रहा है, मे बी वो 50% हो गया हो, मे बी वो 60% हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, ma'am. देखिए, अगर अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे आप लोगों ने बताना है, ठीक है, आंसर। अगर मैं कहती हूँ कि ब्लड क्लॉट है एक कोरोनरी आर्टरी में, राइट कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, ब्लड क्लॉट का मतलब है कि राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, ब्लड इज नॉट फ्लोइंग टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? क्या होगा पेशेंट को? पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक मीन कि आपके पास उस हार्ट के पार्ट को ब्लड ही नहीं मिल रहा। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी जहां से अराइज करती है वहां पे, एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ से देखें, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में समझे, ये मैंने कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को, अगर ये ब्लॉक है तो इट मींस कि राइट साइड आगे तो किसी भी ब्रांच में राइट साइड में ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट में। तो इसको कहते हैं कि ये हार्ट मतलब पेशेंट विल बी हैविंग एन हार्ट अटैक, ठीक। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि इस आर्टरी में डिपॉजिट्स ऑफ फैटी डिपॉजिट्स हो गए हैं, मतलब यहाँ पे कोई थोड़ा सा फैटी डिपॉजिट है, तो ब्लड फ्लो टू दिस राइट साइड विल बी रिड्यूस्ड, ओके। तो इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आपने अक्सर ये Ma'am, वर्ड सुना but होगा। I have a question. जी जी पूछें। Ma'am, myocardial ischemia means that there is a reduced blood flow, but infarct is complete death of tissues. हाँ, देखें Then how? देखिए मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी देखिए, अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ये है ना ब्लड, अगर यहाँ पे फैटी डिपॉजिट्स इतने हैं, यहाँ पे अगर फैटी डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, अब जो आपके पास फैटी डिपॉजिट्स की भी हम कहते हैं कि माइन्यूट फैटी डिपॉजिट है, तो आपके पास ब्लड फ्लो 80 अगर 100% का समझिए 80% हो गया, लेकिन अगर फैटी डिपॉजिट बहुत ज्यादा है और इतना नैरो हो गया पैसेज कि ब्लड बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है, तो जो आपके पास पार्ट ऑफ द ब्लड मतलब पार्ट ऑफ योर हार्ट जो इससे दूर है, वहां पे जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने में इसको देर लगेगी ना,
तो हार्ट को तो पूरे टाइम पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, हम तो डिले उसमें ला ही नहीं सकते। तो जब उसमें डिले आते हैं तो हमारे पास टिश्यू की डेथ हो जाती है। Yes, ma'am. आई समझ बात? जी देखिए, अगर अगर आप अपने जेहन में कैसे लाए हार्ट को, अब वो हार्ट इतना उसका कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट उसकी इतनी होती है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरे आपके कोरोनरी आर्टरी से ब्लड पूरे फैल जाता है कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस में। अब कहीं पे भी अगर आपके पास फैटी डिपॉजिट ज्यादा है तो ऊपर समझे राइट एट्रिया या राइट लेफ्ट एट्रिया को तो मिल जाएगा, लेकिन जो मायोकार्डियम अंदर है उस तक ब्लड फ्लो जाने में देर लगेगी ना। ठीक है, तो कुछ टिश्यू की जो है वहां पे हम कहते हैं डेथ हो जाती है। तो आपका दूसरा हार्ट होता है वो पंप करने के लिए, मतलब वो ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी वजह से कार्डियोमेगली भी पेशेंट्स को फिर हो जाती है। तो अक्सर आप कहते हैं कि जी पेशेंट गया है, हमने देखा जी उसका हार्ट का साइज बड़ा हो गया है, तो वो यही होता है कि हार्ट असल में इतना अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया हुआ है कि वो खुद ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं खुद इस तरह पंप करूं कि मतलब कोई भी फ्लो में कोई Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए इंडिकेशंस, व्हाई वी विल गो फॉर एंजियो वेसल्स ब्लॉकेजेस ड्यू टू फैटी डिपॉजिट्स, अब और ब्लड क्लॉट्स जिसमें हमारे पास कंप्लीट आपके पास वो हो जाता है। और देखें अगर ब्लड क्लॉट जो आपने बात कही, अगर ब्लड क्लॉट है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया भी हो जाता है, मतलब आपके पास ऑक्सीजन जो है वो डिप्राइव हो गया, आपके पास टिश्यू उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब इंजरी, मतलब इंजरी में भी होता है कि आप देखते हैं कौन सी ब्लड वेसल रप्चर होगी है। और ट्यूमर्स में ये होता है कि आपके द बॉडी, कोई भी बॉडी का पार्ट जिसमें हम कहते हैं कि इधर ट्यूमर है, ट्यूमर्स में आपको पता है ना एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, तो उधर आपके पास ट्यूमर किस जगह पे प्रेजेंट है। तो हम एंजियोग्राफी करते हैं, जहां पे जब कंट्रास्ट मीडिया डालते हैं तो जहां पे ब्लड सप्लाई हमें एंजियो में ज्यादा नजर आती है, हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर इज प्रेजेंट हियर। समझ आ गई आप लोगों को बात? ठीक है। फिर Yes, देखिए ma'am. आगे वेसल Yes. रप्चर और टीयर्स, मतलब ड्यूरिंग एक्सीडेंट या कोई भी, हम यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए ये लास्ट है congenital birth related abnormalities of cardiovascular system। हम सुनते हैं ना कि जी उस बेबी के मतलब आम जुबान में कि उनके होल था, मतलब उसमें होल है या कोई भी सेप्टल डिफेक्ट है, आपके पास राइट साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेफ्ट साइड पे मिल रहा है। तो उसमें भी ये होता है कि हम फेमोरल आर्टरी से जो है ब्लड आपके पास कैथेटर ऊपर लेके जाते हैं, और वो हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा से आपके पास आ जाता है आर्च ऑफ अयोटा, फिर आपके पास हार्ट के अंदर जाता है। और हार्ट के अंदर जब आप कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं तो फिर आप देख लेते हैं कि आपकी मतलब किस जगह पे बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, मतलब कंट्रास्ट मीडिया जो है वो आपको एंजियोग्राफ में पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाता है। फिर हमें नजर आ जाता है कि जब हार्ट पंप करता है तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही होती है और हमें वो कंट्रास्ट मीडिया दिखाता है। ठीक है, कि आगे इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इसमें आपको ये सारी इंशाल्लाह मैं सारी डायग्राम्स लगाऊंगी इंशाल्लाह कल, तो आपको ये सारे हो जाएंगे क्लियर। अच्छा, व्हाट डू आप मुझे कोई बताए कॉन्ट्राइंडिकेशंस का क्या मतलब होता है? That we should not go for this exam if we have these Yes, conditions. yes, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू टाइप्स की होती है। वन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन? Means there is no chance for हाँ, going the exam. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये है कि हमने ये प्रोसीजर नहीं करना। ठीक है, और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये है कि हम समहाउ पेशेंट की चीजों को कंट्रोल करके हम वो प्रोसीजर डन कर भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में पहला तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रेगनेंसी आ जाता है, क्योंकि एंजियोग्राफी में आप एक तो पेशेंट को कंट्रास्ट मीडिया भी देते हैं, हम इंशाल्लाह कल पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, कंट्रास्ट मीडिया टाइप्स इंशाल्लाह सारा कुछ। ठीक है, इसमें देखिए प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी में आप एक्सरेज यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। प्रेगनेंसी में आप कभी भी एक्सरेज यूज नहीं करते। फिर पेशेंट जो मोर देन 150 kg, इसका क्या मतलब है? 50 kg होती है। ठीक है, तो जो पेशेंट्स अगर हम नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट ऐसे पेशेंट्स होती हैं कि जब हम उनमें इंजेक्ट करते हैं